सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संयुक्ता बैनर्जी। श्रोताओं, गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसकी थीम रही कचरा मुक्त भारत। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर को 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान में स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील करते हुए कहा था कि बापू की जयंती की पूर्व दिवस पर सभी जन सफाई करके उन्हें स्वच्छांजलि दी जाएगी और इसी के तहत लाखों लोग जुड़े स्वच्छता की विभिन्न गतिविधियों में श्रमदान करने के लिए। तो आज सुर्खियों में बात स्वच्छता ही सेवा अभियान पर, जो 15 सितंबर को शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक चला। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष चौबे जी। आप यूनिसेफ में संचार सलाहकार हैं। साथ ही डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी, आप प्राध्यापक हैं और लेखक भी हैं, लिखते भी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्वच्छता को लेकर लोगों का जो नजरिया है वो काफी बदला है। पहले हमारे लिए स्वच्छता यानी सिर्फ हमारे घर के दायरे में साफ सफाई, लेकिन अब उसकी जो डेफिनेशन है और हमारा जो परसेप्शन है उसमें एक बदलाव तो निश्चित तौर पे आया है। और उसके साथ फिर जब इस तरह का कोई अभियान शुरू होता है तो किस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में वो आगे बढ़ता है? देखिए संयुक्ता, ये ऐसा है कि मनुष्य को कहा जाता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो एक बड़ी विचित्र बात यह है कि हमारा जो व्यवहार होता है उसे हम खुद तय नहीं करते। हमारा व्यवहार हमारा समाज तय कर देता है। हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जो हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, जो संस्थाओं में, जो समाज में हम माहौल देखते हैं, वातावरण देखते हैं, उससे हमारा अपना व्यवहार निर्धारित हो जाता है। स्वच्छता को लेकर भी ऐसा ही है। हमारा अपना जो व्यवहार था, जैसे आपने कहा कि हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते थे, घर का कचरा साफ़ करके अगर बाहर फेंक देते थे तो हम मानते थे कि हमने अपना घर साफ़ कर लिया, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की और इसका दायरा बढ़ना शुरू हुआ, संस्थाओं के स्तर पर, समाज के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, हर स्तर पर जब स्वच्छता की बात होना शुरू हुई तो निश्चित उसका प्रभाव पड़ा। और हमारा जो व्यवहार जो इस तरह का था कि हम बहुत संकुचित अर्थों में स्वच्छता को मानते थे कि सिर्फ हमारा घर, हमारा कक्ष साफ हो गया तो ठीक है, उससे हमारा दायरा बढ़ गया। निश्चित तौर पर जो आपने कहा, ऐसे अभियानों से एक जन चेतना विकसित होती है और वो विकसित हुई भी, और स्वच्छता की अलख धीरे धीरे बढ़ रही है। हम अब देख सकते हैं हमारे घरों में, हमारे छोटे शहरों में, गाँव कस्बों में भी बहुत बड़े स्तर पर इस विषय में जागरूकता आई है लोगों में। वाकई में, और एक देश के मुखिया जब आह्वान करते हैं लोगों से तो उसका तो एक अलग ही असर पड़ता है। ब्रह्मदीप अलूने जी, आप क्या कहेंगे इस पर, जब देश का मुखिया इस तरह के अभियान की शुरुआत करे और लोगों से आह्वान करे कि आप सब इकट्ठे होइए, श्रमदान कीजिए और स्वच्छता ही सेवा, ये अभियान बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ता है, तो किस तरह का प्रभाव वो छोड़ता है समाज पर? देखिए संयुक्ता जी, स्वच्छता दरअसल भारतीय संस्कारों में, स्वच्छता भारतीय विचारों में, स्वच्छता भारतीय व्यवहार में है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम मानवीयता की बात करते हैं तो हम समूचे जगत की बात करते हैं। और जब स्वच्छता का जो विचार है उसको महात्मा गांधी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेकर आए थे। चूँकि बापू को याद करके ये सारा जो कार्यक्रम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि जब बापू 1915 में लौटे दक्षिण अफ्रीका से और वो काशी गए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर, तो वो जिन गलियों में से गुजर रहे थे वहाँ पर बहुत गंदगी थी। बापू को बोलना था शिक्षा पर, लेकिन बापू जब वहाँ पर बोले तो उन्होंने बोला स्वच्छता पर। बापू का विषय स्वच्छता था। अब स्वच्छता को आप देखिए कि पूरा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें स्वच्छता जो है वो असहयोग आंदोलन में भी नज़र आएगी आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन में आएगी, क्योंकि स्वच्छता का जो सरोकार होता है वो मनुष्य से होकर सामाजिक न्याय तक चला जाता है। और यदि स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ वातावरण होगा तो निश्चित तौर पर लोगों का स्वास्थ्य जो है वो बहुत बेहतर होगा। उसके साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर होगा तो स्वच्छता के दायरों के कारण जो शिक्षा है, लोग शिक्षा की ओर भी ज़्यादा प्रवृत्त होंगे। अब आप देखिए ना, ये जो अपना अभियान चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इस अभियान में आपने देखा होगा कि हमने समाज के हर व्यक्ति को छुआ है। आप समुद्र किनारे के लोगों को ले लें
तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से शायद आज़ादी के बाद पहला ये जो अभियान है जो इतना ज़बरदस्त है कि करोड़ों लोग उससे जुड़ गए हैं। आप स्कूल में बच्चे जुड़ रहे हैं, ऑफिस में यदि आप है तो आप ऑफिस के लोग जुड़ रहे हैं वहाँ पर। इससे सरकारी ऑफिसों का ही सरोकार नहीं है, गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, यदि निजी ऑफिस है वो लोग भी शामिल है। स्टेशन पर हैं आप यदि तो वहाँ पर भी 1 घंटा आप दें, रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी दें, आप एयरपोर्ट पर भी दें। मतलब आप एक पीढ़ी को जोड़ रहे हैं, नन्हे मुन्नों को जोड़ रहे हैं, किशोरों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं और उन बुजुर्गों को भी जोड़ रहे हैं। मतलब यदि स्वच्छता को लेकर भारत में इतनी ज़बरदस्त जागरूकता आई तो निश्चित तौर पर हम जो हमारे देश का स्वास्थ्य इतना बेहतर होगा कि हमारा पर्यावरण भी बेहतर होगा। और यदि पर्यावरण बेहतर होता है तो जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं उसका समाधान हम ढूंढ पाएंगे। इसलिए यह जो अभियान है ये बहुत ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है और अभूतपूर्व भी है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि महात्मा गांधी के जो विचार थे खास तौर पर स्वच्छता को लेकर, उसी को आगे बढ़ाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों से तो हम देख ही रहे हैं स्वच्छता को लेकर देश में कितना काम हो रहा है, और उसी का एक एक्सटेंशन हम कह सकते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान। महात्मा गांधी ने, आशीष जी, ये बात भी कही थी कि जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं है वो स्वस्थ नहीं हो सकता। हमारा देश जहां स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, अब धीरे धीरे लोगों में उसको लेकर जागरूकता आ रही है। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम कई क्षेत्रों में इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। जो हमारा एक ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस होना चाहिए कई बार वो नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य के स्तर पर हम कहें हमारा जो ग्राफ है कई बार कई क्षेत्रों में नीचे गिरता है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य, इसे किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से है। अगर स्वच्छता का प्रतिशत और स्तर कम है, ख़राब है, तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर कई तरह से असर पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं जो संचारी रोग जिन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, वो सारे के सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो हैं वो हमारे आसपास जो गंदगी होती है उसके कारण उनका प्रसार होता है, उनके कारण उनका संक्रमण बढ़ता है और लगातार उससे लोग बीमार होते हैं। आप जानते हैं कि देश में अभी भी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे और भी कई सारे ऐसे संक्रामक रोग हैं जो लगातार फैलते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि इसका संबंध कुपोषण से भी बहुत ज़्यादा है। अगर छोटा सा बच्चा है उसको कई तरह के संक्रमण जो कि गंदगी के कारण फैलते हैं वो हो जाते हैं, तो उसका पोषण स्तर प्रभावित होता है। और जब पोषण स्तर प्रभावित होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तरह से प्रभावित होता है। ऐसे बच्चे स्टंटिंग यानी कि बौनापन का भी शिकार हो जाते हैं, उनका शरीर का आकार नहीं बढ़ पाता बहुत ज़्यादा, उनका मानसिक विकास भी विलंबित होता है। फिर ऐसे बच्चे जल्दी थकने लगते हैं, किसी काम में उनका मन नहीं लगता, उन्हें चिड़चिड़ापन होता है और उसका अभिभावक उनके जो होते हैं, माता पिता होते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। जबकि अगर गौर से वो देखें तो उसका कारण उनके घर में ही है, उनके आसपास ही है और वो है गंदगी। अगर वो घर को साफ रखते हैं, आसपास का वातावरण स्वच्छ रखते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चा संक्रमण से मुक्त रहता है। और जब संक्रमण से मुक्त होता है तो उसका पोषण स्तर भी सुधरता जाता है। और इस तरह से चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। कुपोषण से बीमारियां भी होती हैं और उससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बहुत सीधा असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग शायद उतनी बारीकी से पहले नहीं समझते थे, अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इस तथ्य को मान रहे हैं कि स्वच्छता का सीधा संबंध उनकी आर्थिक स्थिति से भी है, उनके स्वास्थ्य से भी है, उनके समग्र शारीरिक और मानसिक विकास से भी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे से आपने ये समझाया कि किस तरह से स्वच्छता का जो संबंध है वो सिर्फ साफ सफाई झाड़ू लगाने से नहीं है, उसका संबंध सीधे तौर पर एक कोरिलेशन है स्वास्थ्य से भी, हमारी आर्थिक स्थिति से भी, और जैसा कि आपने कहा कि हमारे सर्वांगीण विकास में भी। एक चीज़ और है, उसका हमारी मानसिक स्थिति से भी सीधा संबंध है। अगर आप बहुत स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, आपके आसपास सांस लेने की अच्छी हवा है और चारों तरफ सफाई है, आपकी आंखों में कोई ऐसा दृश्य नहीं है जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक सकारात्मकता बढ़ती है। लेकिन अगर गंदगी हो तो फिर एक नकारात्मकता हमारे मन में बैठने लगती है और लोग कहते हैं कि गंदगी सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। तो उसका भी निराकरण हम ही कर सकते हैं स्वच्छता रखकर।
बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि हमें अपने शौचालय को उतना स्वच्छ रखना चाहिए जितने हमारे घरों में ड्राइंग रूम होते हैं। आज के समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ये सदियों से हम समझते आए हैं और बार बार इस तरह के अभियानों के माध्यम से हम लोगों को और जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि महात्मा गांधी के जो विभिन्न विचार हैं स्वच्छता को लेकर उस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें से एक विचार ये भी था कि नदियों को जब हम स्वच्छ रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को जिंदा रखता है। तो जैसा हम कह रहे हैं ना कि स्वच्छता का जो संबंध है वो स्वास्थ्य से है, हमारी आर्थिक स्थिति से है, हमारी मानसिक स्थिति से है, हमारी शारीरिक विकास से है, ऐसे ही हमारी सभ्यता से भी वो है। तो इसे किस तरह से देखते हैं? एक्सटेंशंस लगातार जुड़ते जा रहे हैं। संयुक्ता जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसलिए भी क्योंकि जो दुनिया की तमाम संस्कृतियाँ और सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई बिल्कुल है। बिल्कुल। आप गंगा ले लें, ब्रह्मपुत्र ले लें या नील नदी ले लें, मतलब जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, नदियों को लेकर आपको याद होगा कि या हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, क्या होता था कि नदियों से ही पानी जो मटके भर के लाते थे और लोग पीते थे। मतलब जो नदियाँ थी वो बहुत ही साफ और स्वच्छ हुआ करती थी। अब इसको बिल्कुल। दो तरीके से देखने की ज़रूरत है। एक तो बापू का जो सपना था ग्राम स्वराज का, हाँ। चूँकि जो शहर जैसे बसे हैं या जो सभ्यताएं पनपी हो, शहर और गांव दोनों आ सकते हैं, तो लेकिन बापू का कहना था कि जो भारत है वो गांव में बसता है। बिल्कुल। और आज भी हमारी जो अधिकांश आबादी गांव में बसती है। गांव के स्वास्थ्य को, आप वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य देखेंगे तो आप बेहतर पाएंगे। वो इस प्रकार से देखिएगा कि जब शहरों में कोरोना काल में हम अपने घरों में बंद थे, तब गांव से दूध लेकर आने वाला जो आदमी था उसकी आवाज़ हम सुनते थे, या गांव से सब्जियां लेकर ठेले वाला आ जाता था, क्योंकि वो वहाँ का पर्यावरण बेहतर होता है, वहाँ का पानी बेहतर होता है, वहाँ पर भी आज भी कुओं से पानी पीने की लोगों को आदत है। तो वो ये सारी चीज़ें जब देखते हैं। अब रही बात जब नदियों की, तो कल्पना कीजिए गंगा का पानी जो है, आज हम गंगा की स्वच्छता के लिए जितना कुछ कर रहे हैं या अरबों रुपए हमको खर्च करना पड़ रहा है, इवन आप उज्जैन की शिप्रा नदी को ले लें, जितना हम कुछ, ये आम जनमानस का पैसा है। और सबसे बड़ी बात है कि नदियों को हम पवित्र मानते हैं, लेकिन समय के साथ हम उस पवित्रता को भावनाओं से व्यवहार में नहीं ला सके। क्योंकि व्यवहार में यदि हम ले आते तो शायद हम गंगा में जिस प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहा दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें नज़र भी आती है, नदियों में भी आजकल हम जो गंदगी फेंक देते हैं। तो यदि नदियों को बापू चाहते थे कि हम उसी प्राचीन व्यवहार की तरफ लौटें, जब पुराने दौर में जब हमारी माता बहनें जो है वो नदियों की पूजा करके नदियों से पानी लाके घर में हम पीते थे, या गंगा को जिस प्रकार से हम पूजते हैं, तो यदि हम वो व्यवहार में ले आएंगे तो। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी सबसे बड़ी बात जो होना चाहिए वो कि जो नदियां हैं वो पानी का सबसे बड़ा सोर्स भी है। बिल्कुल। और यदि नदियों का जल अच्छा हुआ तो न केवल हमारा अरबों रुपया बच सकता है, लेकिन नदियों के किनारे जो सभ्यता रहती है, नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे जी। और ऐसे में आप देखिए ना, नर्मदा का पानी जो है, वो नर्मदा का पानी हम चाहते हैं इंदौर आ जाए, नर्मदा की पाइपलाइन हम बिछा रहे हैं जी। अब नर्मदा की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मान लीजिए वो नर्मदा का पानी इतना स्वच्छ हो कि वो लोगों के घरों तक लोग उसको पीने लगें, तो पानी को पीने से जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्याएं होती है, और जो जैसा सर बता भी रहे थे आशीष जी, कि बीमारियों का जो मूल कारण होता है वो पानी होता है। मतलब स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पानी। तो जितना हम नदियों की पूजा करेंगे, जितना नदियों से जुड़ाव महसूस करेंगे, जितना नदियों का ध्यान रखेंगे और जितना नदियों को सहेजेंगे, उससे हम अपनी सभ्यता को भी सहेजेंगे, हमारे भविष्य को सहेजेंगे, और यही जो है, इसी के जरिए हम मानव अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। तो बापू का भी संदेश था, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
इस तरह के अभियान से लाखों लाख लोग जुड़ भी रहे हैं, जो इस अभियान को सफल भी बना रहा है। आपने जो कहा ब्रह्मदीप अलूने जी, उससे मुझे याद आया कि पहले हम देखते थे ना कि डॉक्टर्स दवाई के तौर पे भी यही कहते थे कि हवा पानी बदलो, हवा पानी बदलो, यानी आप नेचर के, प्रकृति की ओर पास जाओ। लेकिन इसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि हवा पानी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी भागीदारी है। आशीष जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पिछले कुछ समय में हमने देखा बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे पहले कचरा हमारे लिए था कि घरों से जो भी निकला उसे हम इकट्ठा करते थे और उसको जो भी लेने आते थे, जिनको हम कचरा वाले कहते हैं लेकिन एक्चुअली वो सफाई वाले होते हैं, तो उन्हें हम दे देते थे। इसी तरह सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो चलन पिछले 30-40 सालों में हुआ, उससे तो कोई भी अछूता नहीं रहा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कचरे को किस तरह से, गीला कचरा, सूखा कचरा, फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करना और लोगों को समझाना कि क्यों ज़रूरी है कि आप प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करें और छोटे छोटे इनिशिएटिव लेके आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं और बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे और भी इस तरह के जो बदलाव हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा व्यवहार हम नहीं तय करते, हमारा व्यवहार हमारा समाज, हमारा पर्यावरण तय कर देता है। और जब ये सकारात्मक बदलाव आना शुरू हुआ है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर हो रहा है। अब जैसे आपने कचरे की बात कही, तो मेरी बिटिया स्कूल में पढ़ती है, छोटी सी है, तो उसके स्कूल में आके ये बात बताई गई होगी कि गीला कचरा क्या कहलाता है, सूखा कचरा क्या कहलाता है और कैसे इनको अलग अलग करके रखना है। एंड उसने आके हमारे घर में हमको, मतलब मुझे और मेरी पत्नी को बताया कि ये आप लोग अलग अलग रखा करें, ये जो लोग ले जाते हैं उन्हें बाद में दिक्कत आती है इसको अलग अलग करने में, तो आप यहाँ पर घर में कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। और उसने बाकायदे डांट के हम लोगों को ये चीज़ सिखाई और हम लोगों ने उसको अपने आचरण में ले लिया धीरे धीरे। तो बड़ी रोचक बात यह है कि जो मनुष्य का व्यवहार है उसको एक संचार की भाषा में सैम मॉडल कहा जाता है, सोशियो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें व्यक्ति पहली परत के रूप में व्यक्ति स्वयं होता है। उसके मन में ये बात आई कि मुझे कचरा घर में ही डाल देना है, कौन उसको अलग करके रखे और कौन गाड़ी वाले तक लेके जाए। तो उसके मन में ये बात नकारात्मक थी। लेकिन जो उसकी दूसरी लेयर है, उसका परिवार, अगर परिवार ने उसको टोका, जैसे मुझे मेरी बेटी टोक देती है, तो उससे फ़र्क पड़ा। तीसरी लेयर आती है हमारा आस पड़ोस, मित्र, समाज के लोग। अगर वहाँ भी सब टोकने लगें कि तुम्हारा कचरा तुम व्यवस्थित करके क्यों नहीं रखते हो, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। चौथी जो लेयर आती है वो आती हैं हमारी सामाजिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं। अगर मुझे हर संस्था स्तर पर ये बात पूछी जाती है मेरे कार्यालय में, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, किसी शाला में जाता हूँ, किसी कॉलेज में जाता हूँ, पंचायत भवन में जाता हूँ, किसी पीडीएस शॉप पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, अगर वहाँ भी ये चर्चाएँ मुझसे की जाएँ कि क्यों भाई कचरा ठीक से आप फेंकना जानते हैं कि नहीं, अच्छा बताइए किसको गीला बोलते हैं, किसको सूखा कचरा बोलते हैं। और उसके बाद अगला जो अंतिम उसकी लेयर होती है वो होती है नीति निर्माता स्तर। अगर इस तरह का हम कचरा सेग्रेगेट करके नहीं फेंकते हैं तो उसके लिए क्या मेरे ऊपर कोई अर्थदंड लगाया जाता है, क्या किसी तरह के प्रतिबंध शासकीय योजनाओं को लेकर मेरे ऊपर लगा दिए जाते हैं। अगर इस तरह का पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है, हर स्तर पर अगर मेरे लिए एक सकारात्मक संदेश मिलता है तो मेरा व्यवहार बदल जाता है। अगर एक दो स्तर पर भी कुछ ढील होती है तो शायद मेरा व्यवहार उतनी आसानी से नहीं बदलेगा। तो अभी अच्छा ये हो रहा है, जैसा आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के इन 9 वर्षों के कार्यकाल में ये चीज़ हमने देखी कि इस चीज़ को लेकर निश्चित तौर पे एक बहुत सकारात्मक इकोसिस्टम बनना शुरू हो गया है। हर स्तर पर ये बातें हो रही हैं। हम घर के बाहर होर्डिंग देख लेते हैं, अखबारों में विज्ञापन देख लेते हैं, रेडियो पे उसके स्लोगन आप लोग सुनाते हैं, वार्ताएं आती हैं, संदेश आते हैं, दूरदर्शन पर संदेश आते हैं। तो लगातार एक सकारात्मक माहौल बनना हर स्तर पर शुरू हो गया है। बच्चे इसकी बात करने लगे हैं, इस वजह से ये परिवर्तन मेरे ख्याल से आ सका है। बिल्कुल, और जिस तरह से स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया, हमने देखा कि कई कार्यक्रम इसके तहत आयोजित किए गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वच्छता संदेश के साथ स्वच्छता बाइक रैली का एक शुभारंभ किया। इसके अलावा 1 अक्टूबर को जो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान के तहत भी राज्यपाल जुड़े और स्वच्छता गतिविधियों में वे शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल हाट बाजार में स्वच्छता ही सेवा अभियान में 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम में वे शामिल हुए, श्रमदान किया। और सिर्फ वही नहीं, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया के हम कई बुराइयां गिनाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, और वो ये है कि हम एक जन आंदोलन किस तरह से बना सकते हैं। तो लोग उससे जुड़े, उन्होंने सेल्फीज़ अपलोड की और लोगों ने बताया
कि देखो हम ये कर रहे हैं। कई बार लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, एक दिन का ड्रामा है, लेकिन सच ये है कि कई बार जब एक दिन के लिए हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, उसे खुद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम में भी एक ये अनुभूति होती है कि हाँ, ये करके मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा मिला। या जब इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि बच्चे बहुत अच्छे मॉडरेटर्स होते हैं, इनमें बच्चे बहुत एंथू के साथ ये करते हैं और फिर वो घर वालों को भी सिखाते हैं कि कितना ज़रूरी है स्वच्छता। देखिए संयुक्ता जी, एक तो जो मध्य प्रदेश जो देश का दिल है, और जब स्वच्छता का जो काम है वो दिल से निकलना चाहिए। स्वच्छता बाहरी नहीं है, स्वच्छता दिल से। और यदि आप व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ जब सामूहिकता की भावना आती है आप में, तो उसका संदेश भी अच्छा जाता है। मतलब सबसे अच्छा ये लगता है ना कि आपका बच्चा कह रहा है कि ये गीला कचरा है या सूखा कचरा है। आपका बच्चा मना कर रहा है कि मम्मी कार से इसको यहाँ पर रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। मतलब आप यदि छोटे छोटे बच्चों को आजमाएंगे तो उनमें ज़्यादा अवेयरनेस नज़र आती है। इवन जो बड़े हैं वो तो सीख रहे हैं और शर्म के मारे भी सीख रहे हैं। मतलब आपने एक जनरेशन को तैयार कर दिया है, जो आने वाली जनरेशन है वो स्वास्थ्य के प्रति बहुत अवेयर है। और आप देखिए इंदौर में, आप देखेंगे कि जो इंदौर में सबसे पहले वहाँ पर जो योजना बनाई गई, तो सबसे पहले जो बच्चे, उनकी भागीदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनिश्चित की गई। मतलब बच्चे चौराहों पर खड़े होकर बड़ों को सिखा रहे हैं कि आप जो है वो स्वच्छता का ध्यान रखिए। मतलब वो जब इंदौर का दौर था तो वहाँ पर जो कोई कचरा फेंकता था तो वहाँ पर बच्चे गांधीगिरी करते थे कि ये गुलाब का फूल देते थे कि आप कचरे को यहाँ नहीं फेंके। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो पूरा दौर रहा है, और यही जो दौर है इसी में इनके कार्यकाल में देखा है मुख्यमंत्री जी के कि स्वच्छ इंदौर जो है वो सामने आया है। तो निश्चित तौर पर स्वच्छ इंदौर, वैसे ही अब स्वच्छ भोपाल, स्वच्छ उज्जैन, स्वच्छ जबलपुर। तो अब एक चीज़ अच्छी लग रही है कि इंदौर के जो लोग हैं वो उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं, और वही जो कल्चर है वो कल्चर धीरे धीरे भोपाल में भी डेवलप हो रहा है। और फिर दूसरी बात यह भी कि यदि राज्यपाल, जो महामहिम राज्यपाल, यदि लोगों के बीच आकर स्वच्छता का संदेश देंगे, यदि मुख्यमंत्री जी आपके बीच आके सरे बाजार झाड़ू लगाएंगे, जैसा हमने हमारे प्रधानमंत्री जी को भी देखा है, तो ये बहुत अभूतपूर्व है। और इसका सामाजिक जो प्रभाव है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ रहा है। मतलब आप सोचिए कि स्वच्छता अब हमारी प्राथमिकता हो गई है। बिल्कुल। और यदि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता हो गई है, इसका मतलब है कि हम शिक्षित हैं। स्वच्छता हमारी प्राथमिकता हो गई, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हो रहे हैं। और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता से स्वच्छता को हम लागू कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम वो पैसा जो बीमारियों में खर्च करते थे, वो पैसा जो अस्पतालों में देते थे, उसको हम बचाने जा रहे हैं। और यदि ये पैसा बचेगा तो निश्चित तौर पर जो मजबूत भारत के निर्माण में काम आएगा। तो इसमें एक छोटे से व्यक्ति की भूमिका भी महत्वपूर्ण की जा रही है, मुख्यमंत्री जी की भूमिका हो, चाहे महामहिम राज्यपाल की भूमिका हो या प्रधानमंत्री जी की भूमिका हो। मतलब आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यह जो जुड़ाव है यह बहुत अच्छा संदेश है, और यह मजबूत भारत के संकेत भी हैं। बिल्कुल। और एक बहुत हेल्दी कंपटीशन भी हमने देखा। भले ही हम स्वच्छता रैंकिंग की अगर हम बात करें, जब इंदौर नंबर 1 आया और लगातार नंबर 1 आता रहा, तो उन पर तो एक टॉपर्स पर होता है, उस तरह का प्रेशर था ही। लेकिन दूसरे ज़िलों में भी हम देख रहे हैं कि वो भी कुछ नवाचार करने के लिए, कुछ और बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे नवाचार वो कर रहे हैं, और लगातार वो जो एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल है वो बन रहा है। आने वाले समय में आशीष जी, और क्या कुछ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या एक व्यक्ति के तौर पर भी हम किस तरह से और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? संयुक्ता जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छे संदेश होते हैं ना, वो जब हम पहली बार हमारे कान में पड़ते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि जैसे आपने कहा था कि एक दिन की नौटंकी, एक दिन का ड्रामा करने से क्या हो जाता है। बिल्कुल वही बात है। जब पहली बार कोई बात, कोई संदेश, कोई सकारात्मक विचार हमारे कानों में पड़ता है, हमारे हृदय मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो वो एक बीज रोपने जैसा होता है। आपको इमीडिएटली उससे पौधा निकलता नहीं दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ जब उसको पानी मिलता है,
सूर्य की किरणें मिलती हैं, सही वातावरण मिलता है, तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा जब ज्ञान, अनुभव, अध्ययन विकसित होता जाता है तो कोई एक विचार जो हमारे मन में पड़ा होता है, जो सकारात्मक होता है, वो धीरे धीरे पल्लवित होता है और अपना एक पूरा आकार लेता है। तो जो स्वच्छता के संस्कार अभी हम नई पीढ़ी को देते जा रहे हैं, आपने पूछा आने वाले समय में क्या होगा। निश्चित तौर पर ये जो बच्चे हैं जो स्वच्छता की बात देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को, घर परिवार के लोगों को सिखा रहे हैं, भविष्य में वो अपने ज्ञान, अनुभव और अध्ययन के साथ उन चीज़ों को और विकसित कर सकेंगे और समाज और बेहतर, बहुत ज़्यादा स्वच्छ और साफ कर सकेंगे। और जिन लोगों तक अभी इस बात की जागरूकता नहीं पहुंची है, ये अलख बढ़ती जाएगी, उन लोगों तक भी जानकारियां आने वाले समय में पहुंच सकेंगी। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक जो बेयर मिनिमम, जो न्यूनतम स्वच्छता की समझ और जागरूकता होनी चाहिए, वो हम हर नागरिक में इंश्योर कर सकेंगे, सुनिश्चित कर सकेंगे। और आने वाला कल भारत के लिए एक जो स्वच्छता की साक्षरता है वो लिए होगा हर नागरिक के अंदर। बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। ब्रह्मदीप जी, आप भी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय सभ्यता जो है उसका वो दुनिया के लिए एक संदेश है। आप देखिए कि तुलसी का पौधा हमारे घर में हम लगाते हैं, स्वच्छता का संदेश होता है। इसके साथ साथ हम वायु को कितना स्वच्छ कर सकते हैं, इसके लिए हम हवन करते हैं, इसके लिए हम पूजा करते हैं। तो हमारे घर में जो माता बहनें और जो उनके पूजा पाठ के तरीके होते हैं, या पीपल के किनारे जाकर घूमना या बरगद का वृक्ष लगाना, तो भारतीय सभ्यता जो है वो मानव अस्मिता की सबसे बड़ी सुरक्षा करती है और उसमें स्वच्छता के असंख्य संदेश है। तो यह जो अभियान है जो शुरू किया गया है, निश्चित तौर पर हमारी जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ियां हमारी सभ्यता को समझेगी, हमारे धर्म ग्रंथों को समझेगी, भारतीय सभ्यता के प्रति जागरूक भी होगी और हम कहीं ना कहीं आध्यात्म के उन जो अमूल्य गुण हैं जो कहीं ना कहीं हम विस्मृत कर चुके थे, वो वापस लौटेंगे। और निश्चित तौर पर यदि हमने हमारे उन महान गुणों को सहेज के रखा तो हम समृद्ध भी होंगे और हम मजबूत भी होंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि आशीष जी ने कहा भी कि स्वच्छता के संस्कार जो हैं हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं और आने वाले समय में वो पल्लवित होते हुए हम सबको दिखेंगे। एक तरह से अभी ही दिखना शुरू भी हो गए हैं। दरअसल ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छता केवल एक शब्द नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, ये हमारे आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है, ये हमारे मानसिक और शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है, ये हमारी सभ्यता को भी डिफाइन करता है, ये हमारी संस्कृति को भी डिफाइन करता है और ये बताता है कि हम कितने विकसित हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जहाँ स्वच्छता वहीं ईश्वर। जब वो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम में जुड़े थे, तो जहाँ स्वच्छता वही ईश्वर, अगर इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे तो हम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी भी निभा सकते हैं। आशीष चौबे जी आपका भी और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे जो होगा उस वक्त सुर्खियों में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुर्खियों में